रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है मुताला पाकिस्तान आपका मज़मून और 9th क्लास का। आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बुक का पेज नंबर है 20, तकसीम बंगाल 1905। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने तहरीक अलीगढ़ के बारे में पढ़ा था और 2 क्वेश्चन के बारे में बताया था। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन था और एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया था। आज हमारा है नेक्स्ट टॉपिक तकसीम बंगाल। ये आपसे नोट, ये पेपर में आपको नोट भी आ सकता है, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, वजूहात भी आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस तकसीम पर हिंदुओं का रद्द अमल क्या था और मुसलमानों का रद्द अमल क्या था। ये तो हो गए क्वेश्चन, पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। यहाँ का इक्तसादी यानी माली और मौशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वाइसराय थे, इनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी बंगाल का सूबा बहुत बड़ा था और इंतज़ामी मामलात या इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल को कितने सूबों में तकसीम कर दिया? 2 सूबों में, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। तकसीम बंगाल से हिंदू और मुसलमानों पर मुख्तलिफ असरात मुरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बहुत खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी जो एक नया सूबा बन गया, लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर इनकी इक़्तिसादी और सियासी उजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, यानी हर मुमकिन कोशिश की कि इस तकसीम को ख़त्म करवा दिया जाए। इन्होंने अदम ताउन की तहरीक शुरू की, अंग्रेज़ी माल की बाइकॉट का ऐलान कर दिया, टैक्सों की अदायगी नहीं करेंगे और बिल आखिर ये लोग तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत जो थी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, यानी झुक गई हिंदुओं के सामने और 1911 में बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया। इस मनसूखी से मुसलमानों को शदीद सदमा हुआ। अब इसके अंदर सबसे पहले तकसीम बंगाल कब हुई? 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे, उनकी सिफारिश पर बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल। किस लिए? इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र। इस तकसीम से मुसलमान बहुत खुश थे, लेकिन हिंदू जो थे वो नाखुश थे। उन्होंने अपनी नाखुशी का इजहार जो था वो तहरीक अदम एतमाद शुरू करके और अंग्रेज़ी माल का बाइकाट करके, टैक्सों की अदायगी को रोक कर और पिलाकर तशद्दुद पे उतर आए और हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो इस तकसीम को मनसूख कर दे। 1911 इस डेट को अंडरलाइन कीजिए, 1905 को अंडरलाइन कीजिए। तकसीम 1905 में हुई और इसे ख़त्म किया 1911 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिमला वफद 1906। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमान अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतख़ाब किया। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफद सर आगा खान की क़यादत में, 1906 को भी अंडरलाइन कीजिए और सर आगा खान को भी अंडरलाइन कीजिए, अपने मुतालबात लेके वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। इसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतख़ाबात का मुतालबा किया। शिमला वफद में मुसलमानों को वाइसराय की तरफ से मस्बत यानी अच्छा जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात ना थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से महसूस किया कि इनकी अपनी कोई सियासी जमात होनी चाहिए, तो इस जो मुस्लिम लीग की सूरत में, फिर मुस्लिम लीग के क़याम की सूरत में वो सियासी जमात बनी। 1909 में मुसलमानों को जुदागाना इंतख़ाब का हक भी दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुस्लिम लीग का क़याम 1906 ढाका में। 30 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इस क़याम के अहम मुहर्रिकात क्या थे? ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसके पॉइंट्स देख लें। यानी मुस्लिम लीग हमने क्यों बनाई? उस वक़्त के मुसलमानों ने तकसीम बंगाल जब 1905 में हुआ तो हिंदुओं का जो रद्द अमल था मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सियासी लिहाज उनके अपने सियासी मकासद
اور کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی اپنی بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے، یعنی انہوں نے ضرورت محسوس کی اپنی الگ سے سیاسی جماعت کی۔ یہ ہندوؤں کا جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا سیاسی احساس محرومی اور مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا، یہ محرکات تھے مسلم لیگ کے قیام کے۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہو گئے، دوبارہ سے حرکت میں آ گئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کے وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ اب ان کے مسلم لیگ کے مقاصد پڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ کے مقاصد بھی شارٹ کویسچن میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ مسلمان اور انگریز جو تھے 1857 کے بعد ایک دوسرے سے بہت نفرت کے جذبات تھے دونوں کے، تو مسلم لیگ کا جو قیام تھا اس کے مقاصد میں یہ شامل تھا کہ برطانوی حکومت کو بتایا جائے اور مسلمانوں کے اندر بھی وفادارانہ جذبات پیدا کیے جائیں اور حکومت کو بھی ان کی جو کارروائیاں تھیں، وہ جو بھی کام کرتے تھے، تو مسلمانوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہوتے تھے ان کو دور کرنے کے لیے مسلم لیگ قائم کی گئی۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ اب مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے کوئی ان کی جماعت پیش کرے، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس جو 1885 میں قائم ہوئی، گو کہ وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ یہ تمام برصغیر کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں تھا، وہ صرف ہندوؤں کے مقاصد کو اور مطالبات کو حکومت کے سامنے رکھتے تھے، مسلمانوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ تو پھر جو مسلم لیگ کا قیام تھا، اس میں مسلمان اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے اور اپنے مطالبات کو حکومت تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے مسلم لیگ کو قائم کیا گیا۔ یہ دوسرا مقصد تھا۔ اور تیسرا تھا مسلم لیگ کے مدرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے بھی تعلقات استوار کیے جائیں، یعنی جو دوسری قومیں تھیں مسلم برصغیر کی، ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ کا جو ہے تعلق بنے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا منٹو مارلے اصلاحات۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا، یعنی مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کے جو اصلاحات مرتب کی تھیں، ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1905 کا نام دیا گیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کا نام بھی دیا گیا۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا۔ جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمان 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران بھی کر چکے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا میثاق لکھنؤ۔ 1906 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا، یعنی ہندوؤں نے، اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت تسلیم کر چکی تھی، لیکن ہندوؤں نے 1906 میں اس کو تسلیم کیا۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارا تحریک خلافت۔ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا، اس کو انڈرلائن کیجئے۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد
अंग्रेज़ों ने अपने हलीफों को साथ मिलाकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन और उर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए आपसे पूछा जाता है कि तुर्की की तहरीक खिलाफत क्या है और क्यों शुरू की गई। तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्कगीर तहरीक का आगाज़ किया, जिसे तहरीक खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। अब इसके मकासद क्या है? तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें और तुर्की की हदूद में तब्दीली ना की जाए। ये थे इसके मकासद। नेक्स्ट है हमारा तहरीक अदम ताउन 1920। इस तहरीक के अहम मकासद क्या थे? अभी ये पीछे 1905 में जो मैंने आपको तहरीक अदम तावन बताया था, अब इसके मकासद देख लेते हैं ये क्या है। इसके मकासद दर्ज झैल हैं। हुकूमत के साथ अदम ताउन, यानी हुकूमत के साथ ताउन ना किया जाए, सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर दिया जाए, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजमतें थी उनको छोड़ दिया जाए, फ़ौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, अंग्रेज़ी मसनूआत का बायकॉट करना, अदालतों का बायकॉट करना, मुसलमानों को स्कूल और कॉलेजेस में ना भेजना और अंग्रेज़ों के अता करदा खताबात को वापस करना। ये तहरीक अदम ताउन के मकासद थे। एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था वो पिछले पेज पे, हुकूमत के साथ अदम ताउन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सरकारी मुलाजमतों को तर्क कर देना, फ़ौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, अंग्रेज़ी मसनूआत का बायकॉट करना, अदालती बायकॉट करना, बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में ना भेजना और अंग्रेज़ों के अता करदा खताबात को वापस करना। इसके बाद हमारा आ जाता है तहरीक हिजरत। 1920 में चंद उलमा इकराम ने फतवा जारी किया कि बरसगीर दारुल हर्ब है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 1920 में उलमा ने बरसगीर को दारुल हर्ब करार दे दिया। मुसलमानों का अंग्रेज़ों की अलमदारी में रहना जायज़ नहीं, इन्हें दारुल इस्लाम में हिजरत कर जानी चाहिए। चुनांचे हज़ारों मुसलमान ख़ानदान अपनी जायदादें बेचकर अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त ना दी और इन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। जब ये लुटे पुटे मुसलमान वापस आए तो बर्बादी के सिवाय इनके लिए कुछ ना था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की के बानी ने तुर्की में खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया और ये तहरीक ख़त्म हो गई। ये तहरीक हिजरत जो है 1920 है, तहरीक खिलाफत की डेट 1919 है। और तहरीक हिजरत जो है एक बार बताने लगी हूँ दोबारा से कि 1920 में जब तहरीक खिलाफत ख़त्म हुई तो तहरीक हिजरत 1920 में हमारे उलमा ने बरसगीर को दारुल हर्ब कह दिया और कहा कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों के अलमबरदारी में नहीं रहना चाहिए, उन्हें दारुल इस्लाम यानी अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर देनी चाहिए। बहुत से मुसलमानों ने अपनी सारी जायदाद को बेच दिया और अफ़गानिस्तान की तरफ चले गए, लेकिन अफ़गानिस्तान ने इनको अपने मुल्क में दाखिल होने ना दिया, वापस आ गए बुरे हालात में और इनके पास वापसी और बर्बादी के सिवा और कुछ भी ना था। और कमाल अतातुर्क ने तुर्की की खिलाफत को वैसे ही ख़त्म कर दिया और ये तहरीक ख़त्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए माजी में किया हुआ माहिदा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया 1906 में साके लखनऊ पर पानी फेर दिया। उस मुआहदे में न सिर्फ मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया और जुदागाना इंतखाबात को भी मान लिया, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई तो उस मुआहदे पर बिल्कुल ही पानी फिर गया और इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के जो ताल्लुकात थे वो फिर से दोबारा ख़राब हो गए। जो थोड़ी सी बेहतरी 1916 में आई थी, 1928 में वो फिर से ताल्लुकात जो थे वैसे ही पुरानी तर्ज पर चल पड़े, यानी आपस में ख़राब हो गए। आज हम लोगों ने बच्चा पढ़ा, ये हमारा यहाँ तक ही आज का पढ़ाऊँगी लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। हमने तक़सीम बंगाल पढ़ा, उसके बाद मैंने शिमला वफ़द पढ़ाया आपको, मुस्लिम लीग का क़याम, मिंटो माली इस्लाहात, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपने पिछले 8 इसलिए मैंने पढ़ा दी सारी एक साथ क्योंकि आपने ये 8 क्लास में भी पढ़ी हैं। हिस्ट्री में मिसाक लखनऊ के बारे में भी जानते हैं आप, तहरीक खिलाफत का भी आपने पढ़ा है, तहरीक अदम इत्माद,
तहरीक हिजरत और नेहरू रिपोर्ट। स्टूडेंट फिर वही बात कि आप इसको साथ साथ याद कीजिए। ये जितनी चीज़ें मैंने आज पढ़ाई हैं ये तमाम आपने 8th क्लास में पढ़ी हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही कोई चीज़ मुश्किल है कि आपको याद ना हो। ये सारे टॉपिक जो है पिछली क्लासेस से ही आगे यही वाले टॉपिक दोबारा 9th में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सारा आपको एक साथ पढ़ाया और थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं और MCQs हैं इसके अंदर ढेर सारे। सारी डेट्स को याद रखिएगा, आपने इसको याद भी करना है और लिख कर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये था हमारा लेक्चर। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।